नमस्कार, मैं अशोक बोजक आदर्श विद्या मंदिर के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम कक्षा 12 के पाठ 3 साझेदार की निवृत्ति या मृत्यु पर लेखे पर चर्चा करेंगे। पाठ 2 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। पाठ 3 में साझेदार की निवृत्ति या मृत्यु लेखे बात करते हैं। निवृत्ति और मृत्यु पर लेखे। साझेदार की निवृत्ति कब मानी जाती है? जब साझेदार फर्म से स्वेच्छा से वृद्धावस्था के कारण या आपसी मतभेद के कारण या किसी भी प्रकार से शारीरिक परेशानी के कारण वो फर्म छोड़ के जाता है तो वह साझेदार की निवृत्ति कहलाती है। क्या कहलाती है? साझेदार की निवृत्ति, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं रिटायरमेंट। साझेदार फर्म से जाएगा, उससे साझेदार जाने वाला साझेदार भी कह सकते हैं, निवृत्त साझेदार भी कह सकते हैं। रिटायरिंग पार्टनर बोलेंगे। पूरे चैप्टर में हम इसे अंग्रेजी में रिटायरिंग पार्टनर बोलेंगे। जो शेष साझेदार बच जाते हैं उनको हम रिमेनिंग पार्टनर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिमेनिंग पार्टनर्स। तो साझेदार की निवृत्ति और मृत्यु, साझेदार जब मृत्यु के लेखे भी इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। डेथ ऑफ पार्टनर, रिटायर ऑफ पार्टनर इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। साझेदार जब फर्म क्या दुनिया ही छोड़ के चला जाता है तो उसकी मृत्यु पर जो लेखे होते हैं उनका भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो साझेदार की निवृत्ति पर कौन कौन सी समस्याएं फर्म के सामने आती है, लेखांकन से संबंधित जो समस्याएं आती है उस पर 1 बाय 1 हम चर्चा करेंगे। उसके बाद बड़े सवाल की ओर बढ़ पाएंगे। साझेदार की निवृत्ति पर मुख्य समस्याएं समायोजन, जिनको हम एडजस्ट करेंगे। साझेदार जब फर्म से अवकाश ग्रहण करता है तो फर्म के सामने कौन कौन सी समस्याएं आती है, उन समस्याओं का निराकरण एडजस्टमेंट के रूप में होगा। वो कौन कौन सी समस्याएं हैं? नया लाभ हानि अनुपात, नया लाभ हानि व फायदे का अनुपात, ये दोनों जब साझेदार जाएगा तो आपको नया लाभ हानि अनुपात फिर से ज्ञात करना होगा और फायदे का अनुपात भी ज्ञात करना होगा। नया लाभ हानि अनुपात ख्याति का मूल्यांकन व लेखांकन, वही पिछले चैप्टर में पढ़ा। संपत्ति दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन फिर से होगा। अवितरित संचित लाभ हानि का बंटवारा, जीवन बीमा पॉलिसी, संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी का समायोजन, लेखा, संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी के समायोजन के पश्चात जो साझेदार जाता है, जो साझेदार जा रहा है, उस साझेदार के जीवन बीमा पॉलिसी के लेखे के पश्चात साझेदार का जो फाइनल पेमेंट है, मृतक उसका अंतिम भुगतान निवृत्त या मृतक साझेदार
निवृत्ति अमृतक साझेदार को अंतिम भुगतान की गणना और मृतक साझेदार के उत्तराधिकारी को देय भुगतान की गणना करना और पूंजी का समायोजन। पूंजी का समायोजन, ये वो बिंदु है जो इस चैप्टर में हम 1 बाय 1 समझेंगे। साझेदार की निवृत्ति पर जो समस्याएं आती है, जिसमें ये 8 वो मुख्य समस्याएं हैं जिनका लेखा हम करेंगे 1 बाय 1। तो सबसे पहले बात करते हैं नया लाभानी अनुपात की। नया लाभानी अनुपात व फायदे के अनुपात दोनों अलग अलग हैं। इसमें हम पहले चर्चा करते हैं नए लाभानी अनुपात की। नया लाभानी अनुपात का सूत्र क्या है? जब साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण करता है तो उस स्थिति में आपको नया लाभानी अनुपात ज्ञात करना होगा। पिछले चैप्टर में आपने नए साझेदार के प्रवेश में भी नया लाभानी अनुपात ज्ञात किया था। वहाँ पे स्थितियाँ अलग थी कि साझेदार प्रवेश कर रहा था, यहाँ पे स्थिति अलग हो गई कि साझेदार फर्म छोड़ के जा रहा है। और फर्म छोड़ के जा रहा है तो उस स्थिति में नया लाभानी अनुपात किस प्रकार ज्ञात होगा? नया लाभानी अनुपात सूत्र क्या रहेगा? पुराना अनुपात प्लस फायदे का अनुपात, या ये कह सकते हैं खरीदा गया हिस्सा या प्राप्त किया गया हिस्सा। पुराना अनुपात जो उनका साझेदारों का होगा प्लस उन्होंने जो उससे क्रय किया है या रखा है या प्राप्त किया है, वो फायदे का अनुपात होता है। उस फायदे के अनुपात को जोड़ देंगे तो नया अनुपात ज्ञात हो जाएगा। इसकी पहली कंडीशन, यदि प्रश्न में कोई सूचना ना हो, यदि प्रश्न में कोई सूचना ना हो कि मान लो कि ए बी सी 3 पार्टनर है, सी फर्म से अवकाश ग्रहण करता है, ए बी सी 3 पार्टनर है और सी फर्म से अवकाश ग्रहण करता है, तो इस स्थिति में कुछ भी नहीं लिखा कि सी का हिस्सा ए बी किस अनुपात में रखेंगे या किस अनुपात में वो खरीद रहे हैं, क्रय कर रहे हैं, तो पुराना अनुपात ही नया अनुपात मान लिया जाएगा। इस स्थिति में नया अनुपात क्या हो जाएगा? 3:2। यदि सी अवकाश ग्रहण करता है, सी अवकाश ग्रहण करता है, यदि बी अवकाश ग्रहण करता है तो नया अनुपात क्या होगा? 3:1, और ए अवकाश ग्रहण करता है तो नया अनुपात क्या होगा? 2:1। यदि प्रश्न में कोई सूचना नहीं हो कि रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा कौन साझेदार किस अनुपात में प्राप्त करते हैं, तो उस स्थिति में नया अनुपात, पुराना अनुपात ही नया अनुपात मान लिया जाएगा। यदि निवृत्त साझेदार का संपूर्ण हिस्सा एक साझेदार रख लेता है, संपूर्ण हिस्सा को एक साझेदार रख लेता है, फॉर एग्जाम्पल कि XYZ 5-3-2 में लाभानी बांटते हैं, जेड फर्म से अवकाश ग्रहण करता है, जेड रिटायर होता है, रिटायर्ड, तो उस स्थिति में जेड का संपूर्ण हिस्सा मान लो कि एक्स रख लेता है। जेड का संपूर्ण हिस्सा कौन रख लेता है? एक्स रख लेता है। तो वाई के कोई फैक्ट नहीं होगा, उसका पूर्ववर्ती हिस्सा रहेगा। तो एक्स का नया अनुपात क्या हो जाएगा? 5/10 प्लस 2/10। ये क्या हो जाएगा? 10, 5 प्लस 2 7/10, और y का हिस्सा 3/10।
तो नया अनुपात क्या हो जाएगा, x और y का 7:3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7:3 हो जाएगा। ठीक, यदि निवड साझेदार का हिस्सा विशेष अनुपात में रखते हैं तो उस स्थिति में आपको फायदे का अनुपात विशेष अनुपात में रखते हैं, उस स्थिति में आपको फायदे का अनुपात निकालना पड़ेगा। मान लो PQR है, ये 2-2-1 में लाभानी बांटते हैं, Q फॉर्म से अवकाश ग्रहण करता है और ये P और R उसका हिस्सा 3-2 में रखते हैं। P और R उसका हिस्सा 3-2 में रखते हैं, मतलब ये यहाँ पे सूचना आ गई विशेष अनुपात में रखते हैं। तो फिर P का फायदा क्या रहेगा, 2/5 गुणा 3/5, 6/25, और R का हिस्सा, R का फायदा क्या हो गया, 2/5 गुणा 2/5, 4/25। अब आप जोड़ दें इनके पुराने अनुपात में, तो P का नया अनुपात क्या हो जाएगा, 2/5 प्लस 6/25, और R का 1/5 प्लस 4/25। 25 एलसीएम आ गया, 10 प्लस 6 16/25, और ये 25 एलसीएम आ गया, 5 प्लस 4 9/25। नया अनुपात आ गया 16/9, किसका, P और R का। ये है नया अनुपात के साझेदार की निवृत्ति पर पहला एडजस्टमेंट, नया लाभ हानि अनुपात। इसको हम समझ पाए। शुरू के जो एग्जाम्पल है, शुरू के अति लघुतरात्मक प्रश्न हैं, वो नए अनुपात के ही हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको फायदे का अनुपात बताएंगे, इसके सवाल करें और इसकी जो कॉन्सेप्ट है समायोजन को, उसको भी समझें और थ्योरी को भी पढ़ें। धन्यवाद।